एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के रिश्तों की। वॉर हो चुकी है, आपको पता है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वहीं यूक्रेन के द्वारा ईयू में सदस्यता प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरा गया था, कल ये भरा गया था और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया गया है। इसको स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू कंप्लीट किया गया है और अब यूक्रेन ईयू का भाग बन चुका है, यूरोपियन यूनियन का भाग बन चुका है। उनके प्रेसिडेंट ने आज एक भाषण भी दिया ईयू में। उसके बाद ईयू ने तालियों की गड़गड़ाहट से एकदम स्टैंडिंग ओवेशन को दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल खड़े हैं रशिया के साथ और ईयू में मेंबरशिप मिल जाए, तो ये वो सारी चीज बतियाई और उनको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। एक तरह से इस स्टैंडिंग ओवेशन को देखने से ये लग रहा था कि ये एक प्रायोजित स्टैंडिंग ओवेशन है, क्योंकि नॉर्मली जो लीडर भाषण देते हैं वही भाषण दिया, ऐसे स्टैंडिंग ओवेशन वाली कोई बात नहीं थी। पर एक तरह से यूक्रेन को मस्का मारने के लिए इस प्रकार की स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। आगे ईयू करने वाला कुछ नहीं है, केवल और केवल यूक्रेन की गर्दन फंसा रहा है। जिस तरह से पहले वेस्टर्न वर्ल्ड ने और अमेरिका ने यूक्रेन की गर्दन फंसाई, अभी और ज्यादा उसको फंसाते चले जा रहे हैं। रशिया को तंग करने का प्रयास है, यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बमबारी यूक्रेन में हो रही है और मजे पूरे यूरोप के द्वारा लिए जा रहे हैं, पूरे अमेरिका के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको हथियार देंगे, पर लड़ने वाले कोई नहीं है। यूक्रेन में लगातार उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, पर यूक्रेन केवल रशिया की कैजुअलिटी बता रहा है, अपनी कैजुअलिटी नहीं बता रहा है। इन्हीं कैजुअलिटीज में एक दुखद खबर भारत के लिए भी आई। हमारे एक स्टूडेंट की मृत्यु हो गई है, खार्किव में ये हुआ है। उसके द्वारा जब खाना लेने की लाइन पर वो लगा हुआ था, तब शेलिंग हुई रशिया की तरफ से और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद खबर हमारे लिए निकल कर आई। तो वहीं लगभग 9000 से ज्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को उस कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन से बाहर निकाल लिया गया है और पड़ोसी देशों में पहुंचा दिया गया है। भारत के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि कीव इलाके से जितना जल्दी हो सके सभी लोगों को बाहर निकल जाना है। जितने भी इंडियन हैं सबको वहां पर बाहर निकल जाना है और वेस्टर्न तरफ को जाना है और उसके बाद एम्बेसी उनकी मदद कर देगी, पर कीव से उनको बाहर निकलना है। कीव से ज्यादा क्यों बाहर निकलने की बात की जा रही है? क्योंकि रशिया ने फिर से अनाउंस किया है कि वो कहां पे बॉम्बिंग करने वाला है। इसमें एक मुख्य स्थान है यूक्रेन का इंटेलिजेंस सर्विस एंड मिलिट्री इन्फो वॉरफेयर बिल्डिंग, जहां से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। इस पर रशिया ने कह दिया है कि वो बमबारी करने वाले हैं, लोकल लोग वहां से किनारे हट जाएं या इधर की ओर न जाएं। रशिया सीधे घोषित कर रहा है कि हम इसको निशाना बनाने वाले हैं, जो करना है कर लो, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। ईयू केवल अपनी सदस्यता दिला रहा है, नाटो अपनी सदस्यता दिला रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो नाटो और ईयू से जुड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यूक्रेन केवल मोहरा है। वहीं जब हमारे छात्र की मृत्यु हुई, उसके लिए यूक्रेन के एम्बेसडर को हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा तलब किया गया। यूक्रेन का एम्बेसडर जब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के पास पहुंचा भारत में, तब उसके बाद एक सिगरेट पीती हुई फोटो उसकी सामने आई और शकल में उनके 12 बजे हुए थे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार मुगलों ने राजपूतों का कत्लेआम किया था, उसी प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो मोदी जी का जो कद है इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो काफी ऊंचा है, इसलिए इनको प्रयास करना चाहिए। वो भारत को ऐसे प्रवोक करना चाहते हैं कि जैसे मुगलों ने चीजें की वैसे ही यहाँ पर हो रही हैं। वो जानते हैं कि भारत की कमजोर नस कहाँ पर है, उसको कहाँ पे दबाना चाहिए, पर उनको ये नहीं पता है कि दबाने से कुछ काम होने वाला नहीं है। भारत इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। वहीं आपको पता है कि जैसे ही रशिया के द्वारा ये अटैक लॉन्च किया गया था, रशिया के शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। शेयर मार्केट में उन कंपनियों के शेयर्स जिन पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, उनके एकदम बिल्कुल लो स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे कि विदेशियों के द्वारा या किसी और कंट्रीज के द्वारा इन शेयरों में पैसे लगा के इन कंपनियों का काफी बड़ा हिस्सा प्राप्त किया जा सकता था। अब रशिया ने यह घोषणा की है कि 1 ट्रिलियन रूबल लगाया जाएगा इन कंपनियों के शेयर खरीदने में। मतलब गवर्नमेंट उनके शेयर खरीदना चाह रही है ताकि कंपनियों में जो हिस्सेदारी है वो बाहरी लोगों की ना हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कि जब पुतिन ने अटैक की सोची होगी तो क्या उसने सैंक्शंस के बारे में नहीं सोचा होगा? क्या ये रूट बंद हो जाएगा, वो रूट बंद हो जाएगा, स्विफ्ट बंद हो जाएगा? क्या उसके बाद की कोई परिकल्पना नहीं की गई होगी? बिल्कुल की गई होगी। जितनी भी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है केवल मिलिट्री एक्शन को छोड़ के, उसकी पूरी परिकल्पना पहले से ही पुतिन के द्वारा की गई होगी और उसके काउंटर मेजर्स ऑलरेडी लिए जा चुके होंगे, तभी इतना बड़ा अटैक प्लान किया गया है। हम लोगों ने देखा है कि इस यूक्रेन और रशियन वॉर में TB2 बैरक्टर, जो कि
टर्किश ड्रोन है उसकी वाट लगा दी गई S-400, S-300 के द्वारा। पर फिर भी यूक्रेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है ड्रोन प्राप्त करने का, तो फिर से टर्की के द्वारा अपने कई ड्रोन अब यूक्रेन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया में इसके सफल होने की खबर उड़ाई जा रही है। टर्की के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, यूक्रेन के द्वारा भी कहा जा रहा है काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। और एक आध फुटेज में या एक आध वीडियो में ये दिखाया गया है कि रशिया के कई आर्टिलरीज को इसके द्वारा नष्ट किया गया है। तो कोई ड्रोन है उसके द्वारा कुछ आर्टिलरीज तो नष्ट की ही जा सकती हैं, कुछ ग्राउंड पर बॉम्बिंग तो की ही जा सकती हैं, पर कामयाब इसको तब कहते हैं जब इनके मारे जाने की, इनके गिराए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो और इनके द्वारा हमला किए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। पर ऐसा नहीं हो रहा है। पर फिर भी टर्की को तो अपने ड्रोन बेचने ही है, तो हवाबाजी चल रही है। वहीं इस कॉन्फ्लिक्ट से भारत में होने वाले डिफेंस एक्सपो जो कि गुजरात में हो रहा है, जो कि मार्च 10 से मार्च 14 तारीख तक होगा, तो उसकी अब सफल होने की संभावना कम ही लग रही है, क्योंकि यूक्रेनियन हथियार और रशियन हथियार काफी संख्या में भारत में प्रोजेक्ट किए जाते हैं इस प्रकार के डिफेंस एक्सपो में। इसके अलावा अन्य यूरोपियन हथियार भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं। अब जब पूरे यूरोप में इस प्रकार के वॉर के सिनेरियो हैं, तो उनके द्वारा कंपनियों का जो प्रदर्शन है वो भी बहुत कम स्तर पे होने वाला है। रशियन और यूक्रेनियन हथियारों का प्रदर्शन तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। हो सकता है कि यूरोप की कुछ कंपनियां आए, तो ये जो डिफेंस एक्सपो है बिल्कुल फीका रहने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। बात कर लेते हैं टर्की के बिजनेसमैन इरलिक आईसी की, जो कि टाटा एंड सन्स की अंदर जो आने वाली अब एयर इंडिया है उसके सीईओ घोषित किए गए थे। उनको जब ये पोस्ट प्राप्त हुई थी काफी खुश हुए थे और ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी एयरलाइन का, बहुत पुरानी एयरलाइन का उनको कार्यभार दिया गया है, टाटा सन्स के साथ उनको काम करने का मौका मिलेगा। पर जब से भारत ने ये कहा है कि उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी, उनके बारे में पता किया जाएगा, तभी जाके उनको ये पोस्ट मिलेगी। 1 अप्रैल से वो अपना पद ग्रहण करने वाले थे। उसके बाद अब ये उन्होंने कहा है कि वो अपना पद नहीं ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये पद उनके लिए सम्माननीय नहीं है। एक्चुअल में वो इस चीज से आहत हो गए हैं कि उनकी अब डिटेलिंग ली जाएगी। हो सकता है आहत हुए हों या डरे, कुछ भी चीज हो सकती है, पर उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि भैया भारत में नहीं जाना है, ये पद नहीं लेना है। टर्किश एयरलाइंस से उन्होंने तभी इस्तीफा दिया था जब टाटा सन्स में एयर इंडिया मिली थी, उसी समय से इस्तीफा दे दिए थे। उनको पता था कि मेरी नौकरी यहां लगने वाली है, पर अब इस नौकरी को भी वो छोड़ दें। हो सकता है फिर से टर्किश एयरलाइन में ही ज्वाइन कर ले उसी पद पर। इसके अलावा जाते जाते हम लोग एक खबर पे बात कर लेते हैं। ये कैनेडियन पार्लियामेंट की वीडियो है, आप इसका एंजॉय करिएगा। हमें पता है कि हिटलर के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया निशान था उसको स्वास्तिक कहा जाता है, पर ये स्वास्तिक होता नहीं है। असल में ये हुक्ड क्रॉस है या हुक एंड क्रॉस भी कहा जाता है इसको, जो कि एक क्रिश्चियन निशान है। पर हर बार, और इस बार कनाडा में भी जब ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी इस झंडे को दिखाया गया था, और तब कनाडा में जितने नेता हैं, बड़े बड़े नेता, इसको स्वास्तिक के नाम से पुकार रहे थे। पर इस एमपी के द्वारा पार्लियामेंट में, कनाडा के पार्लियामेंट में डिफरेंस बताया गया, जो कि काबिले तारीफ है। On behalf of over 1 million Canadians of several religious faiths, and in particular Hindu Canadians, and as a Hindu Canadian myself, I call upon members of this House and all Canadians to distinguish between the Hindu religious sacred symbol swastika and the Nazi symbol of hatred called Hakenkreuz in German or the Hooked Cross in English. In the ancient Indian language of Sanskrit, swastika means that which brings good luck and well-being. This ancient and greatly auspicious symbol of the Hindu religion continues to be used today at our Hindu temples, in our religious and cultural rituals, entrances to our homes, and in our daily life. Please stop calling the Nazi symbol of hatred as swastika. We support the ban of Nazi symbol of hatred, Hakenkreuz or the Hooked Cross. But calling it swastika is to deny us, Hindu Canadians, our religious right and freedom to use our sacred symbol swastika in our daily life. Thank you, Mr. Speaker. एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आज की ताजा खबर का ये वीडियो है। उसमें आपको इस स्वास्तिक और हुक एंड क्रॉस के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।